जब भी आप किसी फोर्स के बारे में बात करेंगे, देयर आर 4 थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट दैट फोर्स. व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, कि वो कितना मैग्नीट्यूड है. जो यूनिट है फोर्स की वो न्यूटन हम बोलते हैं बेसिकली. उस फोर्स की डायरेक्शन, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है. और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कौन उस फोर्स को लगा रहा होता है और किस पे वो फोर्स लग रही होती है. उस फोर्स को कौन लगा रहा होता है और किस पे वो फोर्स लग रही होती है. सो दैट इज बेसिकली, और दैट इज व्हाट इज द आइडिया इज. ठीक है. सो बाई व्हाट, तो ये कभी भी किसी फोर्स के बारे में बात करें तो आपको ये 4 चीजें पता होनी चाहिए. इट इज एक्सर्टेड बाई व्हाट एंड इट इज एक्सर्टेड ऑन व्हाट. ठीक है, दैट इज द थॉट. ठीक है. अब जैसे वेट ऑफ द बॉडी, तो सबसे कुछ कॉमन फोर्सेस की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम बेसिकली मैकेनिक्स में एक देख रहे हैं. सम कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स अगर हम देखते हैं तो उसमें हम लोग एसेंशियली 4 फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स. वन इज वेट ऑफ द बॉडी, अनदर इज नॉर्मल फोर्स, देन यू हैव टेंशन एंड देन यू हैव फ्रिक्शन. इन 4 चीजों के फोर्सेस के बारे में बात करना चाहते हैं. वेट ऑफ द बॉडी को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करता हूँ. वेट ऑफ द बॉडी का क्या मतलब है? Now, if any of you have an idea what do we mean by weight of the body, then please raise hands. वेट ऑफ द बॉडी का क्या मतलब है? अगर आप में से किसी को भी लगता है कुछ आइडिया है उसमें तो बताओ क्या मतलब है, आपको क्या लगता है. हाँ अथर्व बेटा जी, वेट ऑफ द बॉडी का आपके हिसाब से क्या मतलब है? सर मतलब सर ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. हाँ, so basically what we can say is, we can say it is a gravitational pull, gravitational pull on the body by the earth. पहली बात, कौन लगा रहा होता है बेटा ये फोर्स? सर अर्थ. अर्थ लगाती है फोर्स. तो जैसे अगर कोई भी बॉडी है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो अर्थ उस पर फोर्स लगाती है. ठीक है, बाई अर्थ ऑन बॉडी ऑब्वियसली. तो जब हम टेबल के ऊपर खड़े होते हैं तो हम पे एक अर्थ फोर्स लगा रही होती है, जो अर्थ हमें अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर खींच रही होती है. ठीक है, बाई वॉट हो गया, ऑन वॉट हो गया. मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा इस फोर्स का? मैग्नीट्यूड mg. m इंटू जी होता है, where m is the mass of the body and Mass of an object and g is acceleration due to gravity at that point. acceleration due to gravity. ठीक है, तो m इंटू जी हमारे पास ऐसे कुछ ये मैग्नीट्यूड हो जाता है फोर्स का. तो एम जी ये तो मैग्नीट्यूड है. डायरेक्शन क्या हो जाएगी? Downwards towards the earth. डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ. जैसे बॉडी यहाँ पे होगी तो फोर्स किधर की तरफ होगी? अगर ये अर्थ है कैसे? हमारी, अगर ये अर्थ है हमारे पास और इधर हमारे पास एक बॉडी है इधर की तरफ, तो जो फोर्स, वेट वाली फोर्स किधर की तरफ लग रही होगी? सर लेफ्ट डायरेक्शन में. हाँ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ डायरेक्शन बोला जाएगा, कि जो अर्थ का सेंटर है उसकी तरफ डायरेक्टेड होगी फोर्स. यस. समझ रहे हैं हम इस बात को? तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम किसी हर एक बॉडी पे लगती है. जो भी बॉडी अर्थ के पास है, अर्थ में है, अर्थ में है, तो उन पे फोर्स लगती है, विच इज, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? m इंटू जी, m इंटू जी. नाउ अब आते हैं न्यूटन्स लॉ पे. एक्चुअली में ये भी न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है, बट अब न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात पहले करते हैं. काफी पॉपुलर सा लॉ है, मतलब आपने सुना होगा उसके बारे में. क्या कहते हैं कि अगर मैं आपको चाटा मारूंगा तो फिर आप मुझे भी चाटा मारोगे. सुना है आप लोगों ने ऐसा कुछ? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. बट मैं चाटा मारूंगा और आप मुझे चाटा मारोगे, एक्चुअली में सच बात नहीं है. ऑब्वियसली बात है, आपको भी पता है बात. बट द फीलिंग हेयर इज कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की अगर मैं बात करता हूं
तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है that forces always exist in pairs. अब वो कौन सा पेयर, उसका पेयर का नाम क्या दे देते हैं हम लोग? एक्शन रिएक्शन पेयर, ऐसा कुछ हम बोल देते हैं. नाउ अब जो वेट ऑफ द बॉडी है, इसका रिएक्शन क्या होगा गाइस? व्हाट कैन यू थिंक कि वेट ऑफ द बॉडी का रिएक्शन होगा? किसी को समझ आता है तो हैंड रेज करो अपना. वेट ऑफ द बॉडी जो है उसका रिएक्शन पेयर क्या होगा? एनी आइडिया? नो. ओके, तो अब इसका रिएक्शन पेयर, सॉरी उत्कर्ष, हाँ, you want to say something? Yes, sir. So the reaction will be Earth moving towards the object. Reaction will be Earth moving towards the object. That is the effect of the reaction. Force की बात कर रहे हैं. So now this is the force exerted by Earth on the object. इसका जो reaction होगा, that will be by the body on Earth. ऐसा कुछ रिएक्शन होगा इसका. मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम. इक्वल एंड मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. एंड पहले जिस पे ये फोर्स लग रही है, अब वो फोर्स लगाएगा, और जिस पे ये फोर्स जो फोर्स पहले लगा रहा था, उस पे लगेगी. ये बात समझ आ रही है हमें? यस. सो दैट इज व्हाट हैपेंस अगेन. सो इंटरेस्टिंग बात है, व्हेन वी जंप फ्रॉम अ बिल्डिंग, then obviously Earth pulls us down, because of which we are going down. At the same time, we also pull the Earth in the upward direction. But do you think the Earth moves up? Huh? Do we think Earth moves up? So that's okay. Matlab, Newton never said कि the effect will be same. He said the force will be same. Effect अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर अगर आपका मास सपोजिटली 50 किलो है और जी की वैल्यू 10 मान लिया जाए, तो आप पे 500 न्यूटन फोर्स लगा रही है अर्थ, जिसकी वजह से आप अर्थ की तरफ जा रहे हो. एट द सेम टाइम आप अर्थ पे भी 500 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ. अब आप ये आर्ग्यूमेंट दोगे कि यार ये जो 500 न्यूटन फोर्स है जो अर्थ पे मैं लगा रहा हूं, उससे अर्थ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला. क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला? क्योंकि अर्थ का जो मास है वो सिर्फ 6 × 10⁻24 kg है. इतने भारी ऑब्जेक्ट पे 500 न्यूटन की फोर्स से कुछ पता चलेगा? ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा. बिल्कुल सिंपल सी कहानी ऐसी है. तो दैट इज द फीलिंग दैट इज देयर. सो फोर्स लगेगी, बट उससे अर्थ का बहुत सिग्निफिकेंट मोशन नहीं होगा. सो दैट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड. रिएक्शन पेयर हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर सपोजिटली मैं आपके गाल पे चाटा मारता हूं, तो यू कैन से देयर इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय माय हैंड ऑन योर फेस. मेरा हाथ आपके फेस पे कुछ फोर्स लगा रहा है. ठीक है, इसका रिएक्शन पेयर क्या होगा? आपका हाथ, सॉरी आपका गाल मेरे हाथ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहे हैं. दोबारा से, मैं आपके गाल पे चाटा मार रहा हूं, तो मेरा हाथ आपके गाल पे फोर्स लगा रहा है. इसका रिएक्शन पेयर क्या है? आपका हाथ, सॉरी आपका गाल मेरे हाथ पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम लगाएगा बिल्कुल. तो फिर ऐसा क्यों कि आप रो रहे होगे और मैं नहीं रो रहा हूंगा? Why is that so? हाँ, कि आप तो रोने लग जाओगे मैं चाटा मारूंगा, तो आप, मैं नहीं रोऊंगा, ऐसा क्यों है? या फिर चलो रोने में आप कंफ्यूज, मैं तो नहीं रोऊंगा, आप ऐसे सोच रहे हो कि मेरे को तो रोना नहीं आएगा, मार के देख. कोई नहीं, जब आप आओगे सेंटर पे तो एक्सपेरिमेंट कर लेंगे. बट द फीलिंग इज कि आपको ज्यादा दर्द होगा मेरे से, ये बात तो सब फीलिंग आ रही होगी. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अगर न्यूटन कह रहा है इक्वल फोर्स है, तो फिर तो हम दोनों को सेम दर्द होना चाहिए. नहीं, न्यूटन कह रहा है फोर्स इक्वल है, दर्द इक्वल है नहीं बोल रहा था वो. दर्द क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि आपके जो फेस की स्किन है वो ज्यादा सेंसिटिव है मेरे हाथ की स्किन से. तो सेम फोर्स मेरे हाथ पे कम दर्द कर रही है एज कंपेयर टू योर फेस. समझ रहे हो इस बात को? आप एक काम भी कर सकते हो, अगर अपना हाथ, मैं अपना हाथ ऐसे रख लेता हूं, अपना गाल लेके मेरे हाथ में मार देना, ऐसा भी कर सकते हो आप. Now, even in that scenario, आप ही को, आपके गाल को ही ज्यादा दर्द होगा. क्यों? क्योंकि आपकी गाल की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, सेम फोर्स लगेगी आपस में एक दूसरे पे. ठीक है, सो आई होप वी अंडरस्टैंड दैट. सो बेसिकली
एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में समझ आ रहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ समझ आ रहा है? अच्छे से नहीं आ रहा है? For every force there is always a simultaneously acting reaction force as well. ठीक है? इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात, एक और इंटरेस्टिंग बात, इट डजंट मैटर किसको आप एक्शन बोलते हो और किसको रिएक्शन बोलते हो. जब मैं अपना हाथ आपके गाल पे ऐसे मार रहा हूं ना, ठीक है, तो आप कह रहे हो ये मेरा एक्शन है और आपका मेरे हाथ में फोर्स लगा रिएक्शन है ना? नहीं बेटा नहीं. ऐसा भी बोला जा सकता है कि यार मैं तो हवा में हाथ घुमा रहा था, आपका गाल बीच में आया और आपके गाल ने मेरे हाथ में फोर्स लगाई. अब मेरे हाथ को न्यूटन्स लॉ फॉलो करना था, उसने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स उल्टी लगा दी आपके गाल पे. अब आपको दर्द हो रहा है, उसमें मेरी क्या गलती? समझ रहे हो? मतलब अगर आप कोर्ट में जाओगे मेरे अगेंस्ट केस लड़ने के लिए कि इसने मुझे चाटा मारा, तो मैं कह दूंगा नहीं, आपके गाल ने मेरे हाथ पे चाटा मारा. एंड हम किस साइंटिस्ट को बुला लेंगे, प्रोफेसर को बुला लेंगे और सब कहेंगे हाँ जी ये बात तो सही बोल रहे हो कि साइमल्टेनियसली तुम्हारे गाल ने मेरे हाथ पे चाटा मारा है. तो जीतेगा कौन? ना इसीलिए कोर्ट को पता है कि ऐसी चीजें होती हैं, तो वो ना ये आर्ग्यूमेंट देते नहीं किसने किसको मारा, वो आर्ग्यूमेंट देते किसका मन था मारने का. Whose intention was it to hit the other person actually? That is on which the law. अगर आप गलती से इंजीनियरिंग करने की जगह लॉ में घुस गए तो फिर ये बात पढ़ोगे आप. ठीक है, बट ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ आ रहा है? ठीक है, सो दैट्स ओके, लेट्स मूव ऑन. हमें तो इंजीनियरिंग करनी है ना, ऑलमोस्ट श्योर है. ठीक है, तो हम ये सब बातें बाद में करेंगे. या इंजीनियरिंग या मेडिसिन भी कर सकते हो, सेम सिमिलर चीजें होती हैं. दूसरी फोर्स होती है नॉर्मल फोर्स. अभी नॉर्मल फोर्स क्या भला है जी? जब मैंने आपको हाथ आपके गाल पे चाटा मारा तो ऐसा क्यों हुआ कि मेरा जो हाथ है वो रुक गया? वो आपकी गाल से पास क्यों नहीं हो गया? समझ नहीं आई बात ना, क्या बोला मैंने? दोबारा बोलूं कि जब मैंने ये आपके गाल का सरफेस है तो उसको मारा तो ये रुक क्यों गया? ये आगे क्यों नहीं निकल गया सीधे यहां से? आप बड़ी ऑब्वियस सी बात है भैया, क्या कह रहे हो आप? ये तो रुकेगा ही, निकलेगा क्यों ना? रुकने के लिए देयर हैज टू बी अ फोर्स. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, unless and until an external force is applied there should be no change in momentum or state. रुकने के लिए there has to be a force. और फोर्स कहां से आ रही है? वो नॉर्मल फोर्स है. तो एक फोर्स लगती है जो अवॉइड करती है दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करने में, और उस फोर्स का क्या नाम देते हैं हम लोग? नॉर्मल फोर्स. वो क्यों लगती है? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हम नहीं चाहते, मेरा हाथ आपके हाथ से पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ नहीं निकलता. दैट इज द रीजन ऑफ दैट फोर्स. तो हम बात करते हैं नॉर्मल फोर्स. हमें कैसे फोर्स कंसिडर करते हैं? नॉर्मल फोर्स जो लगती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगती है. एंड कितनी लगती है वो फोर्स? अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर टू सरफेस हो जाएगी. और कितनी लगती है फोर्स? इस फोर्स जो लगती है वो कितनी डिपेंड्स ऑन, इसका जो मैग्नीट्यूड है डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट डू यू से पेनिट्रेटिंग टेंडेंसी, कि भाई कितना ज्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश करिए तो, और डिपेंड अपॉन दी फोर्स, या फिर डिपेंड अपॉन दी, हाँ मतलब डिपेंड्स अपॉन दी पेनिट्रेशन टेंडेंसी, या फिर पुशिंग टेंडेंसी, या फिर जो एक दूसरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट दोनों है वो घुसना चलना चाह रहे हैं. ठीक है, और कौन लगाता है? दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल अच्छा है. हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, और उस टेबल के ऊपर एक आपने ब्लॉक रखा कैपिटल एम मास का. इस कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगनी चाहिए mg. ये फोर्स कौन लगाएगा बच्चों? अर्थ बाय अर्थ ऑन दिस एम मास का ब्लॉक. ना अगर खाली ये फोर्स होती ब्लॉक पे तो ये ब्लॉक नीचे चला जाता ना. Now, but does the table want this block to penetrate into itself? Obviously not.
एंड अगर टेबल नहीं चाहती इसमें पेनिट्रेट कर जाए, टेबल इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाने लग जाती है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द नॉर्मल फोर्स. ये कौन लगा रहा है? बाई टेबल ऑन एम. क्या ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं? नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है. क्यों नहीं है? देखो ये कौन लगा रहे हैं? बाई अर्थ ऑन एम है. इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो किस पे लगेगा? बाई एम ऑन अर्थ. जो अर्थ है हमारी पूरी की पूरी, उस पे एक एग्जैक्टली सेम फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ. ये हमारी इसकी रिएक्शन फोर्स होगी. समझ रहे हो? तो भाई साहब ये नॉर्मल फोर्स की रिएक्शन फोर्स क्या होगी? अब ये नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है? बाई टेबल ऑन एम लग रहा है. इसका रिएक्शन क्या होगा? ये जो ब्लॉक है ये टेबल के ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा, और वो ये बात समझ आ रही है आपको या नहीं समझ आ रही है? तो यहाँ पे कितने फोर्स के पेयर हैं? 2 पेयर हैं अलग अलग. टोटल फोर्स कितनी है? 4. ये दिखाई दे रहा है? मैं नहीं दिखाई दे रहा है? श्योर बच्चों? यस, अमेजिंग बात है. एंड नाउ वी मूव टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. नाउ व्हाट डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आप इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो इस ब्लॉक के एफबीडी में 2 फोर्सेस लग रही है. मतलब इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्सेस. देखो ऑन एम एक ये फोर्स है और ऑन एम एक ये वाली फोर्स है. ये वाली भी ऑन एम नहीं है, ये वाली भी ऑन एम नहीं है. ठीक है, तो ऑन एम जब फोर्स बनाओगे तो ये 2 फोर्सेस हैं. क्या ये ब्लॉक हिल रहा है? क्या इस ब्लॉक का कुछ एक्सेलरेशन है? नहीं है. तो हम कह देंगे इफ. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एसेंशियली ये बात बोलता है कि इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, if a body is in equilibrium, it says that net force acting on the body has to be 0. Again, Newton does not say कि no force नहीं लगनी चाहिए उस पे. फोर्स लग सकती है. आप इमेजिन कर लो कि एक ट्रक इधर से आ रहा है और एक ट्रक इधर से आ रहा है और बीच में खड़े हो. ऐसे इमेजिन कर लो. और देखो ट्रक आपको सैंडविच है बीच में. आप एट एवरी पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो, बट आप पे कुछ फोर्स लग रही है? लगी रही है, तभी पिचक रहे हो. ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि ट्रक दोनों तरफ से आके आपको पिचका रहा है ऐसे. हाँ, तो फोर्स न्यूटन कभी नहीं बोलता कि फोर्स नहीं लगनी चाहिए. न्यूटन बोलता है फोर्स लग सकती है, बट जो नेट फोर्स होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 0. which basically in this case would say that yes, this body is in equilibrium. और अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे नेट फोर्स 0 है. नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है? जितनी ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है उतनी नीचे की तरफ लगनी चाहिए. तो एन जो है वो mg के बराबर होना चाहिए. नहीं आई बात समझ में? इनफैक्ट दैट इज द रीजन दैट व्हेन यू स्टैंड ऑन अ वेइंग मशीन, जब आप एक वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो आपका वेट कैसे मेजर करती है वेइंग मशीन? वो बेसिकली क्या करती है वेइंग मशीन कि वो नॉर्मल फोर्स मेजर करती है. और अगर आप उस पर खड़े हो तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर. तो mg को मेजर करती है. अब वो mg की वैल्यू नहीं बताती है आपको, वो बताती है m की वैल्यू. कैसे बताती है वो? g से डिवाइड करके. पता है ना मैं अर्थ की सरफेस में g कितना होता है, उससे डिवाइड कर लेते हैं, फिर m की वैल्यू बता देते हैं वहां पे. इज इट ओके? होपफुली यस. तो ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी हमने करा, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी एक्सप्लोर किया, और नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करी. एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें. ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक है. टेबल है, उसके ऊपर ब्लॉक है, और उसके ऊपर एक और ब्लॉक है. अब फिर से हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि भाई आपस में नॉर्मल फोर्स कितनी लगा रहे हैं. हम ये निकालना चाहते हैं कि नॉर्मल फोर्स आपस में कितनी लग रही है. तो बहुत सिंपली निकल जाएगा. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल फोर्स हमें इन ब्लॉक के एफबीडी बनाने होते हैं. एक m1 लिया हम लोगों ने, एक m2 लिया, और टेबल तो हमारी यहाँ पे है. ठीक है, अब देखो m1 वाला जो ब्लॉक है उस पे एक फोर्स लगेगी m1g नीचे की तरफ. कौन लगाएगा ये फोर्स? m2 वाला ब्लॉक लगाएगा? नो, ये फोर्स कौन लगाएगा? अर्थ लगाएगी ये फोर्स ऑन m1. अगर इकलौती ये फोर्स लग रही होती इस ब्लॉक पे तो ये ब्लॉक नीचे चला जाना चाहिए था यहाँ पे, बट ये नीचे जा रहा है.
नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नीचे वाली सरफेस इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। बच्चों ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक। सिमिलरली M2 की बात की जाए तो ये क्या लगा रहा है, ये बाई M2 ऑन M1 है, ये बाई अर्थ ऑन M1 है। समझो इस बात को, फील करेंगे इस बात को, जितना अच्छे से फील करेंगे उतना अच्छा है। ये M1 का BD खत्म हो गया और M1 इक्विलिब्रियम में हाँ है, N1 और M1 भी देखते हैं, इस पे आता हूं, इक्वेशन पे आता हूं। M2 के FBD की बात की जाएगी तो M2 पे एक फोर्स M2G नीचे की तरफ, ये कौन लगा रहा है बच्चों नीचे? M2G। ये M2G कौन लगा रहा है? बाई अर्थ ऑन M2। ठीक है। एट द सेम टाइम अब क्या होगा, ऑब्वियसली टेबल के अंदर नहीं घुस रहा, तो एक टेबल इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है, लेट्स कॉल दैट एज N2। ये बाई टेबल ऑन M2 है। सिमिलरली एक ऊपर से M1 भी एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, वो कितनी लगा रहा होगा? N1। इसका रिएक्शन पेयर, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर, ये वाली जो फोर्स है ना, ये N1 वाली जो फोर्स है, इसका रिएक्शन पेयर लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। एंड देन अब देखो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कैलकुलेशन लिखोगे, ऊपर वाले ब्लॉक के लिखोगे N1 मस्ट बी इक्वल टू M1G, और नीचे वाले ब्लॉक लिखोगे N1 प्लस M2G इज इक्वल टू N2। तो यहां से N2 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, वो पूछेगा तो M1G प्लस M2G which is M1 plus M2G, which was also a feeling which we had very clearly कि यार दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो नीचे तो ग्राउंड पे ज्यादा फोर्स लगेगी। Yes, so this is how we handle this. समझ आ रहा है हम सब लोगों को ये? ठीक है। So yeah, that is how things are happening. हाँ, आर वी क्लियर अबाउट दिस गाइस? समझ आ रहा है भाई ये? ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम को हैंडल करते हैं और ऐसे एक्शन रिएक्शन पेयर को हैंडल करते हैं। तो इसका रिएक्शन पेयर ये है। फिर अगर आपसे देखा जाए M1G का रिएक्शन पेयर क्या होगा, जो अर्थ पे M1G लग रहा होगा, M2G का रिएक्शन पेयर अर्थ पे जो फोर्स लग रही होगी वो इन दोनों का रिएक्शन पेयर होगा। फिर उसके अलावा इन दोनों का हो गया ये वाला जो नॉर्मल है, इसका रिएक्शन पेयर क्या होगा, इस टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो ये समझना इन सब के एक्शन रिएक्शन पेयर कौन से हैं, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड जब आप M1 का FBD बना रहे हो, FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें आप उस बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस मार्क करते हो। तो आप जब भी किसी बॉडी का FBD बना रहे हो तो ये बात ध्यान रखना, आपको सिर्फ वही फोर्सेस मार्क करनी है जो उस बॉडी पे लगनी है। यू माइट आर्ग्यू कि भैया ये जो टेबल पे नॉर्मल लग रहा था ये तो आपने FBD में ड्रॉ नहीं किया। अरे वो टेबल पे लग रहा था ना, इसलिए तो ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, हमें कौन सा ड्रॉ करना है, जो बॉडी पे लग रहे थे। ठीक है, हम कितनी भी फोर्स लगाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आवर मोशन डिपेंड्स ओनली ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन अस, कितनी हम पे लग रही है, वो मैटर, वो इंपॉर्टेंट है। So that is, I hope we are okay about that. Another thing that we want to look at is tension in the string. ठीक है, एक और जो हमने बात की, हमने दो बोला, वेट की बात कर ली हम लोगों ने, नॉर्मल की बात कर ली, तीसरी फोर्स जिसके बारे में बात करनी है मुझे वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होती है? टेंशन इन द स्ट्रिंग बड़ी सिंपल सी चीज होती है। If a tight string pulls both its end, a tight string pulls both its ends with some force, and वो जो फोर्स से पुल करती है वो टेंशन हो जाती है। तो अगर आप किसी गाड़ी में रस्सी को बांध के उसे खींचोगे तो लग रहा है कि रस्सी टाइट हो जाएगी, कैन यू इमेजिन दैट? तभी तो गाड़ी पे फोर्स लग पाएगी जिसकी वजह से गाड़ी आगे खींचेगी। समझ आ रही है बात, ये नहीं समझ आ रही है? होपफुली यस। ठीक है, तो ऐसे कुछ फीलिंग है। तो जैसे अगर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ बनाया हुआ है, विच इज सिंपल तो नहीं बोलूंगा इसे, सिंपल तो ये होगा कि अगर भाई मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ और एक ब्लॉक को लटका दूं स्ट्रिंग से, और मैं पूछूं कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी,
तो इस ब्लॉक पे एक तो mg फोर्स नीचे की तरफ है जिसकी वजह से ब्लॉक को नीचे जाना चाहिए था, बट अगर स्ट्रिंग को बांध दिया मैंने यहाँ पे तो ये ब्लॉक को भी खींचेगी, स्ट्रिंग ऊपर की तरफ अपने एंड्स को पुल करेगी ना टेंशन टी से, और अगर ये ब्लॉक जो है इसका ये इक्विलिब्रियम है तो टी आप mg के बराबर लिख सकते हो। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस, द फीलिंग इज जिस स्ट्रिंग अपने एंड्स को पुल कर रही है, वो जो जिस फोर्स से पुल करती है अपने एंड्स को, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। इज दैट ओके? जैसे अगर एक बांध दे हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग को, इस ब्लॉक को ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रखा मैंने, इमेजिन करो एक ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे रखा और छोड़ दिया मैंने, तो आइडियली अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती तो ब्लॉक को नीचे चला जाना चाहिए था, बट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दूं तो क्या होगा, ब्लॉक को रोक लेगी ना स्ट्रिंग। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि भैया आप मुझे टेंशन निकाल के दो स्ट्रिंग में कितनी है। तो अब वो तो निकल जाएगा, इतना बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है ये। टू डू दिस, अब देखो ये थोड़ा सा इस मामले में एक्स्ट्रा है कि इसका एफबीडी बनाओगे तो चीजें थोड़ी इधर उधर प्लेस है। एमजी किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ लगेगा बच्चों एमजी? अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो अर्थ का जो सेंटर है वो तो कहीं यहाँ सेंटर यहीं पे कहीं आएगा ना, ये समझ रहे हो? यस, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं हमारा लग रहा होगा फोर्स। उसके अलावा एक और फोर्स लगेगी, नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स किधर लगेगी, देखो ये जो दोनों सरफेस है कांटेक्ट में, मैंने बोला था नॉर्मल फोर्स जो लगती है हमेशा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगती है। परपेंडिकुलर टू सरफेस का क्या मतलब है, वो जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो इधर की तरफ लगेगी, और जो टेंशन वाली फोर्स आएगी यहाँ पे, टेंशन वाली फोर्स कुछ इधर की तरफ आ रही है। तो ये हमारी तीन फोर्सेस हैं जो टोटल एक्ट कर रही है। एमजी हर बॉडी पे लगता है। अब देखो तीनों लगा दी ना यहाँ पे, इस क्वेश्चन की स्पेशल बात है तीनों फोर्स लग गई इसमें, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा पंगा होता है, दैट पंगा इज कि यार अब इन दिस केस जब फोर्सेस की बात करोगे तो अब देखो आपको इक्विलिब्रियम की बात करनी होगी तो दो अलग अलग डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा। एक नॉर्मल फोर्स वाले डायरेक्शन में अलग इक्विलिब्रियम, टेंशन वाले डायरेक्शन में अलग इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एमजी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। एमजी के कंपोनेंट जब आप लोगे तो अब ये मत पूछना क्यों है ऐसा, ये थोड़ा मेहनत लग सकती है। एक्चुअली ये एंगल थीटा निकाल लोगे, अगर ये थीटा है तो ये पता चल जाएगा ये थीटा है। ज्योमेट्री वगैरह यूज करके कोशिश करना निकालने की, ठीक है। बाद में तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे, तो कोई इशू नहीं है, बट फॉर नाउ ज्योमेट्री यूज कर करो। एंड देन अगर आप देखोगे तो किधर की तरफ एमजी cos थीटा फोर्स होगी और इधर की तरफ एमजी sin थीटा होगी। अब इस डायरेक्शन में जब इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो आ जाएगा n इज इक्वल टू mg cos थीटा, और जब मैं इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो इन फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन बनेगी t इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो आपको टेंशन पता चल जाएगी इस बार कितनी आ रही है। समझ आती है बात ये गाइस? इज इट ओके? ठीक है, तो आई होप वी कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, let me do a even further better question. यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन होता है कि आपको निकालना है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन m1 and m2 such that the system is in equilibrium. यहाँ पे एक इधर आपने मास m1 लटका रखा है, इधर m2 मास लटका रखा है। आपको m1 m2 में रिलेशन बताना है ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब सिस्टम हिले ना। आंसर समझ आ गया आपको? नहीं समझ आया अभी तक देखते ही से? फीलिंग आ रही है कुछ आंसर की बच्चों? नहीं आ रही? उदय फीलिंग आ रही है क्या होना चाहिए आंसर? हाँ, क्या फीलिंग आ रही है उदय बेटा? सर इसमें टेंसर इक्वल होना चाहिए दोनों का। टेंसर मतलब m1 m2 का रिलेशनशिप निकालना है हमें सच दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो m1 और m2 क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, m1 बड़ा होना चाहिए, m2 बड़ा होना चाहिए, क्या लग रहा है? तो अगर आप देखते हो इधर आपने इधर कुछ मास लटका रखा है, इधर मास लटका रखा है, ऑब्वियसली अगर इधर वाला मास ज्यादा हो जाएगा तो m2 बड़ा हो जाएगा, तो m2 की तरफ खिंच जाएगा, m1 बड़ा हो जाएगा तो m1 की तरफ खिंच जाएगा। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होना चाहिए सर? इक्वल होना चाहिए। यस, फीलिंग आ रही है। यस, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से बोल सकते हैं अगर मैं इसे मैथमेटिकली करना चाहूँ तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इस पे एफबीडी में एक m2g फोर्स होती है, एक टेंशन आती है, इसके एफबीडी में एक m1g फोर्स आती है और एक टेंशन आती है। और हम बोल सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ब्लॉक t मस्ट बी इक्वल टू m2g, इसके ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की t मस्ट बी इक्वल टू m1g, और t को एलिमिनेट कर दो तो आपका m1g इक्वल टू m2g आ गया, व्हिच बेसिकली इंप्लाइज कि m1 इज इक्वल टू m2 आ गया। तो हम ऐसे मैथमेटिकली से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रहा है ये? एक तो फीलिंग है हमारी,
और एक मैथमेटिक्स है। तो पूरे टाइम मैं बोल रहा हूँ यही कहानी रहती है कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारी फीलिंग जो है मैथमेटिक्स से लाइन हो जाए, मतलब इक्वेशन जो हम बनाए उनसे जो आंसर निकल के आए हमारी फीलिंग भी वही आंसर बोल रही हो। और कभी अगर इक्वेशन आंसर दे रही होगी, हमारी फीलिंग कोई और आंसर दे रही होगी, तो हम किसका बात मानेंगे, फीलिंग की या इक्वेशन की? इक्वेशन की। और हम अपनी फीलिंग को चेंज करेंगे इक्वेशन के हिसाब से, रादर देन इक्वेशन को अपनी फीलिंग के हिसाब से चेंज करना। तो ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। सो दैट इज बेसिकली द आइडिया इन दिस केस। सिमिलरली जब मैं यहां पे देखता हूं, इसमें एक और एग्जांपल, इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल ऐसे कि हमने M1 M2 ऐसे लटका दिया, ये ऐसे पुली को घुमा दिया इस बार। तो इस बार क्या होगा फिर? क्या लगता है इस बार क्या होगा? What do we think will happen this time? M1 M2 में इस बार क्या रिलेशन निकालेंगे हम लोग? हाँ, इस बार जब हम देखेंगे तो फिर से इसके FBD में M1G, यहां मान लेते हैं टेंशन T है, इसके FBD में M2G। अब ऊपर जब टेंशन देखेंगे तो टेंशन T इधर भी होगी और टेंशन T इधर भी होगी, तो टोटल टेंशन जो इसमें लग रही होगी वो 2T होगी ना। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको समझना, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं इसमें कि T जो है M1G के बराबर हो गया इस वाले इक्विलिब्रियम की वजह से, इस वाले इक्विलिब्रियम की वजह से 2T M2G के बराबर हो गया। तो अगर आप इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ M1। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर यहाँ पे आप 100 किलो का ब्लॉक रखते हो तो आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहाँ पे कितने किलो का ब्लॉक चाहिए? M1 की वैल्यू आ गई M2/2 विच इज 50 किलो का ब्लॉक चाहिए आपको। तो आप 100 किलो के ब्लॉक को 50 किलो के ब्लॉक से बैलेंस कर सकते हो। ये अमेजिंग कहानी है, समझ रहे हो? अगेन थोड़ी मैथमेटिक्स इसमें मैंने आगे तक चला गया हूँ मैं, डोंट वरी अबाउट इट, वो इक्वेशंस में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा लेटर ऑन, बट फॉर नाउ दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब यहीं तक नहीं रुकेंगे, हम यहाँ पे एक और पुली ऐड कर देंगे, फिर एक और पुली ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि ये जो पुली दूसरी वाली ऐड करेंगे इसको एक ब्लॉक से यहाँ लटका देंगे, ठीक है। ये ब्लॉक ऐसे स्लाइड करता हुआ आएगा यहाँ पे, तो बिल्कुल बहुत मजा आने वाला लाइफ में। तुम कह रहे हो मजा तो आप ही को आएगा, हमें तो कुछ मजा नहीं आएगा, हम तो परेशान ही हो रहे होंगे। नहीं नहीं गाइस, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो बहुत मजा आ रहा होगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि समझ रहे हो बिल्कुल दुनिया कैसे काम करती है, वैसे वो समझ आ रहा होगा हम लोगों को क्या हो रहा है, कैसे हो रही है चीजें, एंड देन दैट इज द फीलिंग दैट वी विल गेट। एंड या, आर वी क्लियर अबाउट दिस गाइस? समझ आया हमें ये? ठीक है, सो दैट इज ओके। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन करा था टेंशन वाला, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है भी। अगर एक M मास का ब्लॉक है, अगर मैं इसे इंक्लाइन प्लेन पे रख के छोड़ दूं तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू दिस ब्लॉक? ये नीचे स्लाइड कर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, विल स्लाइड ऑन द इंक्लाइन प्लेन, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इससे तो कुछ फर्क हमें लग ही नहीं रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसमें ऐसे फोर्स लगा के इस ब्लॉक को रोकना चाह रहा हूं, इस ब्लॉक में फोर्स लगा के मैं इस ब्लॉक को स्टॉप करना चाहता हूं। अब मैं अगर इस ब्लॉक को स्टॉप करना चाहूंगा, हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि हमें फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी सच दैट ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे। हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि ये फोर्स हमें कितनी लगानी चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में रहे। समझ आ रही है बात? तो फिर वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे बच्चों? सेम कहानी थी, हमने क्या सीखा है, इक्विलिब्रियम के लिए हमें फोर्स डायग्राम बनाना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम जिसे बोलते हैं, फोर्स डायग्राम जिसे बोलते हैं, इसमें बॉडी पे जो फोर्स लग रही होती है वो दिखानी होती है। तो भैया एक mg फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है, एक नॉर्मल फोर्स है जो ऐसे लग रही है, परपेंडिकुलर टू सरफेस लग रही है, एक फोर्स आप F ऐसे लगा रहे हो, ऐसी कुछ कहानी है। तो इस बार हम क्या करते हैं कि फिर से फोर्सेस बैलेंस करने के लिए mg के कंपोनेंट लेने की जगह इस बार हम इसे नॉर्मल के कंपोनेंट ले लेते हैं, कि एक नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर की तरफ देखते हैं, किधर की तरफ आएगा n cos थीटा, और एक नॉर्मल का कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाता है n sin थीटा। अब फिर हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा हो जाएगा, वो फिर से अगेन ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा आपको, इट विल टेक सम एफर्ट, बट कोई नहीं आप कर लोगे, मतलब ठीक है, दैट इज ओके, होपफुली वी विल बी एबल टू डू दैट। सो mg विल बी इक्वल टू n cos थीटा, मतलब एफर्ट मतलब कर नहीं पाओगे तो डोंट वरी, हम बाद में दोबारा से करेंगे। तो इस डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए mg इक्वल टू n cos थीटा, इस डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए क्या इक्वेशन आएगी, f इज इक्वल टू n sin थीटा। और अब आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो ताकि हम सॉल्व कर ले, mg अपॉन f इज इक्वल टू n कैंसिल हो गया, cot थीटा आ जाएगा, which basically implies cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है ना, पता है ना हमें ये,
ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन cot थीटा विच इज mg tan थीटा। ऐसे कुछ हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। समझ आया ये? पक्का? यस, ठीक है। So this is what we do when we are looking at these particular questions. So आपको समझ आ रहा है what I'm trying to tell you guys right now? Are you able to understand? Do I want you to understand this? Do I want you to be able to solve this? Not really. I want you to understand that these kind of problems exist and we would gain capability of solving them eventually. ठीक है, अभी आपको जब ये दोबारा प्रॉब्लम देखोगे आज से 1 साल बाद, तो आपको समझ आ चुका होगा, 1 साल बाद कह रहा हूं 6 महीने बाद, तो आपको समझ आ गया अच्छा इसमें ऐसा कुछ किया था हमने तब भी, अब इसे ऐसा कर रहे हैं। फाइनली अपने हाथ से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय योर ओन हैंड्स एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव, दैट इज व्हाट वी वांट टू लर्न। हां उदय बेटा जी, यू वांट टू आस्क समथिंग हियर? सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक टेबल है, उसमें जो नॉर्मल फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगी ना। मतलब अगर हमने इरेजर रखी तो नॉर्मल कम होगा और कुछ हैवी ऑब्जेक्ट रखा तो नॉर्मल ज्यादा। हाँ हाँ, वो देखो नॉर्मल की वैल्यू आई तो थी, mg के बराबर आई तो थी। अच्छा ओके सर, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहता है उसके अंदर, दैट इज द फीलिंग दैट वी हैव। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। नाउ यू माइट ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट फ्रिक्शन। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट फ्रिक्शन? यू माइट ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट फ्रिक्शन। क्या आइडिया हमारा फ्रिक्शन के बारे में? प्लीज अपने हैंड रेज करें टू टेल मी व्हाट डू वी ऑलरेडी नो अबाउट फ्रिक्शन। हाँ प्रियांश बेटा जी बताओ, आपको क्या पता है फ्रिक्शन के बारे में? Sir, friction is the force which opposes the motion of a body. Which opposes the motion of the body. किसी को लगता है ये बात गलत है तो अपना हैंड रेज करें। उदय आपको गलत लगती है बात? नहीं, सही लगती है। अंश आपको क्या गलत लगता है बेटा इसमें? Sir, it opposes the relative motion of the body. It opposes the relative motion, yes. So friction is a force which opposes the relative motion. Now अभी relative motion की क्या बकवास है? मेरे हाथ में पेन पड़ा हुआ है, जब मैं अपने हाथ को नीचे मूव कर रहा हूं, ये पेन फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है। पेन फ्रिक्शन का मोशन अपोज नहीं कर रहा। पेन क्या फ्रिक्शन पेन का मोशन अपोज नहीं कर रहा। फ्रिक्शन क्या अपोज कर रहा है? फ्रिक्शन ये अपोज कर रहा है कि आपस में स्लिप ना करें, आपस में इनका रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, तो अगर पेन नहीं मूव करता तो मेरा हाथ स्लिप कर जाएगा नीचे। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? पेन को मेरे हाथ के साथ मूव करवा रहा है। समझ रहे हो इस बात को? ताकि इन दोनों के बीच में आपस में स्लिपिंग ना हो। तो फीलिंग ये होनी चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स मोशन अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन फोर्स स्लिपिंग अपोज करता है। ये फीलिंग होनी चाहिए हम लोगों को, जो फीलिंग होनी चाहिए। बढ़िया बात है, अगर ये फीलिंग आ गई है तो, आ रही है तो ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स होता कितना है गाइस? अब फ्रिक्शन फोर्स तो हम नहीं बोल सकते, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं हम लोग। वो होता है म्यू एन के बराबर, वेयर म्यू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो म्यू होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और एन क्या होता है? वही नॉर्मल फोर्स जो हमने पढ़ा है। तो अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हम लोग देखेंगे तो एक mg फोर्स ऐसे होगा, एक नॉर्मल फोर्स इधर आएगा और एक फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए फॉर दिस सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, या फिर अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो n की वैल्यू कितनी हो गई? mg के बराबर हो गई फॉर इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम की वजह से यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया एज पर दिस, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एन है, विच इज म्यू लेट्स से mg हो जाएगा इन दिस केस। और अगर हमारा सपोजिटली m मैं बोल दूं 10 kg है तो, और म्यू जो मैं बोल दूं 0.3 अगर बोल दूं तो ये हो जाएगा 0.3 into 10 into 10 which is 30 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन हो सकता है। तो अब ये जो फोर्स F है, अगर ये 30 से बड़ी होगी तो ये ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, अगर ये फोर्स 30 से छोटी होगी तो ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या अपोज करता है? स्लिपिंग और रिलेटिव मोशन अपोज करता है ना। तो अगर भाई देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ है, अगर इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर की तरफ,
तो फोर्स कितनी होनी चाहिए ताकि वो मूव कर जाए? फोर्स कितनी होनी चाहिए ताकि वो मूव कर जाए? वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के ओवरकम कर देनी चाहिए, मतलब मूव कर जाए, स्लिप कर जाए। तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमने देख ली कितनी है, तो वहां से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो फोर्स है कितनी फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो अगर आपको पता है कबर्ड रखी हुई और आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है कबर्ड और ग्राउंड के बीच में, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी फोर्स लगाने पे वो कबर्ड मूव करेगी। समझ रहे हो इस बारे में बात? समझ आ रही है बात? ये होपफुली यस, समझना इस बात को, ठीक है। जैसे अगेन एक क्वेश्चन होता है, सिंपल सी बात होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि अगर हमारे पास ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, अब अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसपे मैं ब्लॉक को रखूं तो एक ब्लॉक स्लाइड करता है सरफेस के ऊपर अपने आप से, खुद से स्लाइड करेगा ब्लॉक? ऑब्वियसली नहीं स्लाइड करेगा। बट अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ाता जाऊं तो फिर क्या होगा? There would be a particular angle when this block starts to slide. There would be a particular angle, isn't it? ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर एंगल हो, मतलब समझो क्या बोल रहा हूं मैं कि मेरे पास कोई ब्लॉक है, वैसे मेरे पास surface, let's say this is a surface, right? I have this keyboard whatever, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, I don't know if you can see the block or not. Maybe this is a block on this. Now I keep increasing the angle, keep increasing the angle, keep increasing the angle. There is a particular angle at which it starts to slide. Now we want to calculate that angle basically. The maximum angle when it does not slide is actually the angle when it starts to slide, right? ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग कि भाई जिस एंगल पे ये, जब तक ये नहीं स्लिप कर रहा तो उसके जस्ट बाद ही स्लिप करने लग जाएगा। तो हम कोई बात नहीं, तो हम लोग फिगर आउट करेंगे, तो इसका एफबीडी बनाएंगे, तो एमजी कुछ ऐसे आएगा, नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा। अब आप ये सोचना है मैं फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, उसके लिए आप क्या सोचो, स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है। स्लिपिंग टेंडेंसी क्या सोचते हैं हम लोग? अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक किधर जाता? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक कहां जाता? नीचे। और अगर ब्लॉक फ्रिक्शन नहीं होता और नीचे जाता, तो इस बार पक्की बात है कि अगर फ्रिक्शन है तो ब्लॉक किधर जाएगा? सॉरी, फ्रिक्शन नहीं है तो ब्लॉक नीचे जाता है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जब आएगा तो उसको नीचे जाना है तो अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लगेगी? ऊपर की तरफ। ये बात नहीं समझ आई ना? थोड़ी और फीलिंग है कि देखो ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी नीचे जाने की है, और मतलब नीचे जाता ब्लॉक, स्लिप नीचे की तरफ करता, तो फ्रिक्शन फोर्स स्लिपिंग अपोज करेगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स को उल्टी डायरेक्शन में लगना है तो ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। That is what the tendency is. That I hope you get that point. And then अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो अब अगेन आप क्या करोगे कि अब इधर एक एफबीडी बनाओगे तो mg sin थीटा इधर कंपोनेंट आएगा और mg cos थीटा इधर आएगा। याद रख लो फॉर नाउ, तो बाद में थीटा ये होगा, मैं प्रूव कर दूंगा कैसे होगा। एंड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को म्यू एन डालना है आपको। तो अब इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लिखो, क्या आएंगी? हाँ, कोई बता सकता है? सार्थक बेटा इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या आ जाएगी? कुछ बता सकते हो कि इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की क्या इक्वेशन होगी? सार्थक? यस सर। इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए क्या इक्वेशन लिखनी चाहिए मुझे? इधर की तरफ कितनी फोर्स है? इधर n है और इधर mg cos थीटा है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बैलेंस करनी चाहिए एक दूसरे को। यस सर। तो क्या लिखे हम? n इज इक्वल टू mg cos थीटा। फीलिंग आ रही है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जब मैं इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या नीचे बता? इस वाली डायरेक्शन में mg sin थीटा। mg sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए? वो mg cos। नहीं, इस डायरेक्शन में दूसरी फोर्स कौन सी है? देखो, एक फोर्स ये है और दूसरी फोर्स इधर वाली है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? mn। हाँ, mn, और इसको म्यू बोल देते हैं। ये जो सिंबल होता है इसको म्यू बोलते हैं। सुना है क्या सिंबल? पहले देखा है क्या? यस सर, देखा तो है। देखा है ना, तो दैट इज ओके। अब m की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, तो म्यू टाइम्स mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, एंड mg कैंसिल हो जाएगा, तो इनफैक्ट tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। अब जैसे अगर सपोजिटली अगर यहाँ पे म्यू 1 होता, अगर म्यू जो है 1 के बराबर हो जाता, सपोजिटली गिवन होता कि म्यू की वैल्यू 1 है,
तो आपका एंगल कितना आ जाता है? ये थीटा वुड बी tan थीटा वुड बी 1, तो विच वुड इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाता है। तो 45 डिग्री तक इंक्लाइन करते करते ब्लॉक नीचे नहीं स्लाइड करता, 45 डिग्री से ज्यादा इंक्लाइन करने पे ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर जाता। इज इट ओके? सो अगेन गाइस डोंट वरी, मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ इसे। इतना जल्दी मैं जब एक्चुअली में कराऊंगा तब भी नहीं कर रहा हूँ, तो यू माइट आर्ग्यू कि अब इतना जल्दी क्यों करा रहे हो, बट the feeling right now is to make sure that you understand what is going to happen later on. So the feeling is कि भाई हमें कुछ मैक्सिमम एंगल टाइप्स निकालना है। हम ये एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं कि भी अलग अलग सरफेसेस के बीच का, इनफैक्ट ये एंगल पता चल जाता है ना, तो बहुत बार म्यू भी निकाल सकते हो कि वैसे ही ब्लॉक स्लाइड कर रहा है कितने एंगल पे कर रहा है, तो आपको दो अलग अलग टाइप की सरफेसेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो बाय नोइंग दिस एंगल। एक्चुअली में इसका नाम भी होता है एंगल ऑफ रिपोज, इसको कुछ नाम दे देते हैं, but that's okay. Don't worry about the name right now. Shaurya beta, what do you like to ask? सर ये 45 कैसे आया, ये नहीं समझ आया। अगर tan थीटा 1 आ जाए, जैसे tan थीटा म्यू के बराबर आ रहा है यहाँ पे, तो tan थीटा मतलब अगर म्यू की वैल्यू 1 दे रखी हो तो थीटा कितना होता है, कितने एंगल का tan 1 होता है? 45। समझ आ गया? थीटा 45 कैसे लिखा फिर मैंने? इस केस में थीटा 45 नहीं है, इस केस में थीटा थीटा है। अगर म्यू 1 के बराबर हो तब ऐसा होगा। तो सर आपने एज्यूम करा ना म्यू? हाँ मैंने एज्यूम कर लिया इफ म्यू इज इक्वल टू 1। ओके सर। तो फिर क्या होता है? ठीक है, अभी तो थीटा वाला एंगल है, जनरली तो वाला एंगल है जो tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर आ जाए। ठीक है, ओके। सो होपफुली वी अंडरस्टैंड दिस। तो फ्रिक्शन के बारे में कुछ हमें फीलिंग आ रही होगी। एंड अगेन ये भी सोच सकते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे जो ब्लॉक है ये रुकेगा या फिर नीचे चला जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। ये जो ब्लॉक है अगर मैंने इंक्लाइनमेंट में रखा हुआ है जिसका म्यू 0.5 और एंगल 45 डिग्री है, तो आपको बताना है फाइंड इफ द ब्लॉक मूव्स और रिमेन्स एट रेस्ट। तो कैसे सोचूंगा मैं सोचूंगा जब मैक्सिमम एंगल क्या होता था, such that the block does not slide, म्यू tan थीटा म्यू के बराबर होता था। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी है, हाफ होना चाहिए थीटा। तो ये वो वाला मैक्सिमम एंगल है such that ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। अब यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है, 45 इस एंगल से बड़ा है या फिर छोटा है, ये सोचना है हमें कि 45 जो है वो इस एंगल से बड़ा है या फिर छोटा है। अब tan 45 भी हमें पता है, tan 45 जो होता है वो कितना है, 1 है। tan 45 1 होता है और tan थीटा m हाफ है। तो अब हमारे को पता है कि इनमें से भी कौन सा एंगल बड़ा होने वाला है, कौन सा एंगल बड़ा होने वाला है, थीटा m बड़ा होने वाला है, ये वाला एंगल बड़ा होने वाला है, 45 बड़ा होने वाला है ना। अंकित बेटा ऐसा क्यों है? सर ऐसा इसलिए क्योंकि थीटा tan थीटा बढ़ता रहता है जैसे हम लोग एंगल बढ़ाते हैं, तो जैसे थीटा बढ़ता रहता है ना, क्योंकि 30 डिग्री पे tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। 30 tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है, 3। सर इन्फिनिटी कुछ होता है, नॉट डिफाइंड बोल देते हो आप, कुछ इन्फिनिटी हो जाता है। तो फिर वो अगेन द फीलिंग इज कि आपका एंगल जो है वो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है tan थीटा बढ़ता रहता है, तो ऑब्वियसली 45 यहाँ पे बड़ा होगा थीटा m से। तो अगेन ये एंगल अगर बड़ा होगा तो जो मैक्सिमम एंगल सच दैट ये ब्लॉक रेस्ट पर है वो कम है। ठीक है, जो एंगल ऑफ रिपोज है वो कम है, तो फिर इवेंचुअली यू कैन से कि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करे। कुछ फीलिंग अगेन, डोंट वरी टू मच अबाउट इट, वी विल इवेंचुअली इन फैक्ट कैलकुलेट द एक्सेलरेशन आल्सो इन दिस केस, बट फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फ्रिक्शन। सो बेसिकली मैं इसमें जो मेजर बात जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, वो न्यूटन्स का थर्ड और फर्स्ट लॉ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट माय एम राइट नाउ इज। ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट concept. The next concept is on Newton's second law, which is again one of the most important laws of Newton's third law. Newton के जो तीनों लॉ हैं उसमें से काफी important law है ये. This is able to explain other two laws also. So let us look at it. So yes. So now what is this Newton's second law? है क्या basically? What is this law?
The Newton's second law says that force is proportional to delta P by delta T. या फिर अगर मैं इसको राइटिंग में लिखना चाहूँ तो ये लिखते हैं कि force acting on an object or force acting on a body is directly proportional to the rate of change of momentum. अब क्या बात है जी? इसका मतलब है कि जो फोर्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पता है आपको क्या होता है? मोमेंटम एक क्वांटिटी है जिसको हमने डिफाइन कर दिया है मास इनटू वेलोसिटी, है ना? पहले हमें लगा कि ज्यादा मास के ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर हमें लगा ज्यादा वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ट्रेन को रोकना है तो ज्यादा फोर्स लगेगी, और बुलेट को रोकना है तो भी ज्यादा फोर्स लगेगी। तो हमने दोनों को मिला के एक क्वांटिटी बना दी, कौन सी? मोमेंटम, विच इज मास इनटू वेलोसिटी। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो दैट इज द फीलिंग दैट वी हैव। तो मोमेंटम हम लोग डिफाइन कर देते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं मास इनटू वेलोसिटी को साथ आता है। अब अगर फोर्स की बात की जाए तो वो बोल दी जाती है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है कि कितना जल्दी जल्दी या कितना धीरे धीरे मोमेंटम चेंज हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ऐसा कुछ हम लोग कर देते हैं। तो अब फीलिंग देखो, बड़ी सिंपल सी है। अगर 50 किलो का इंसान 20 मीटर हाइट से नीचे जंप कर, एक 20 मीटर की बिल्डिंग से जंप करता है सपोजिटली, तो यू नीड टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्सन व्हेन ही स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, अब ये बोला गया है कि जितनी देर में वो रेस्ट में आता है 0.02 सेकंड में रेस्ट में आ जाता है वो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? सोचेंगे अगर हम लोग, तो अब वो जब ग्राउंड पे हिट करने वाला होगा तो उससे पहले उसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना। ये हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से ये हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो वो देखेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है? 0 प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इज 10, डिस्प्लेसमेंट इज 20। तो यहाँ से हमारे v की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी होगी इसकी। ये बात समझ आ रही है बच्चों? ये हम निकाल लेंगे। अगर हम ये चीज निकाल लेते हैं तो अब हमसे पूछा जा सकता है इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा। अगर फोर्स की बात की जाए तो फोर्स इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब फाइनल मोमेंटम कितना होगा इसका? डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज कितना होगा? फाइनली 0 है, और इनिशियली कितना मोमेंटम है? फाइनली 0 क्यों है? क्योंकि फाइनली तो भाई सभी रेस्ट पे आएंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा कि उछल कूद के वापस उछल जाएगा वापस, ये ऐसी फीलिंग आ रही है आपको? नहीं ना, तो रेस्ट पे आ जाएगा फाइनली। तो अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम है m 50 kg इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल मोमेंटम है -0 अपॉन डेल्टा टी बोला है 0.02 सेकेंड में रेस्ट पे आ रहा है। तो ये कितना आ गया? 50,000 न्यूटन। डू यू थिंक इस भाई की हड्डी टूटेगी? क्या महसूस कर रहे हैं, पा रहे हैं कि इसकी हड्डी टूट जाएगी? ऑब्वियसली, या हड्डी टूटेगी, ज्यादा भी होगा, चोट लगेगी। हाँ, डिपेंड करता है एक्चुअली में। वैसे अगर आप सोचोगे 50,000 न्यूटन जो है, 50,000 न्यूटन इज लाइक द वेट ऑफ 5,000 kg ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आपकी बॉडी के ऊपर 5,000 kg का ऑब्जेक्ट रख दूं तो क्या होगा? समझ आ ही रहा है क्या होगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इंसान का शायद पंगा हो जाए इसके साथ, इसकी लाइफ का। सिमिलरली अगर देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं कह सकता हूं कि यार तुम मेरे पे भरोसा रखो, मैंने नीचे एक गद्दा लगा रखा है बढ़िया सा, और उस गद्दे की वजह से क्या हो गया, जो टाइम इंटरवल है जिसमें आप रेस्ट पे आ रहे हो वो 0.02 सेकंड की जगह 2 सेकंड हो गया। वो टाइम थोड़ा बढ़ गया, इस बात को। ठीक है, तो इन दैट केस फोर्स क्या होगी? फोर्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है। चेंज इन मोमेंटम तब भी सेम है, गद्दा भी होगा तो भी इवेंचुअली तो हम रुक ही जाएंगे। तो डेल्टा पी जो है 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाय टाइम 2 सेकंड हो गया इस बार, तो ये हो गया 500 न्यूटन, विच इज लाइक द वेट ऑफ 50 kg इंसान।
अभी भी थोड़ी बहुत तो फोर्स लगेगी, बट ऑब्वियसली 50 किलो का इंसान हम पे खड़ा हो जाए तो मरेंगे तो नहीं। समझ आ रही है बात आपको ये? यस, सो बेसिक दैट इज द आइडिया, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। तो फीलिंग जो आपको होनी चाहिए वो ये नीचे, चेंज इन मोमेंटम सेम होते हुए भी दोनों केस में आपका जो फोर्स लग रहा है वो अलग लग रहा है। इनफैक्ट दैट इज द रीजन व्हाई जब आप क्रिकेट बॉल को कैच करते हो तो अपने हाथ को नीचे लेके जाते हो। क्या कर रहे होते हो आप? टाइम इंटरवल जितनी देर में बॉल रेस्ट पे है उसे बढ़ा रहे होते हो। उसको टाइम इंटरवल को बढ़ाने से क्या होता है, जो फोर्स है वो कम हो जाती है और आपके हाथ में दर्द कम होता है। वरना तो लेदर की बॉल हाथ में पड़ेगी तो मतलब पता है ना, मतलब हड्डियां टूट जाती है लोगों की अगर क्या कहते हैं ध्यान से ना तो कैच करते हैं। इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी दैट अपने हाथ को आप नीचे लेके आओगे। ठीक है, बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स को भी आप देखते होंगे कि कहते हैं बॉल को रोकते समय अलग तरीके से रोकते हैं ताकि बॉल एकदम से जाम हो जाए। चलो वो सेपरेट बात है, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पक्का से? यस, सो दैट इज द फीलिंग। एक फीलिंग है हमारी कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी। तो इसको हम एक्सप्लोर और भी करेंगे कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम जब बड़े हो जाएंगे तो हम ये भी देखने वाले हैं कि भाई हम बॉल को ऐसे फेंकेंगे और फिर इन दैट केस कुछ फोर्स लगेगी किधर की तरफ किधर की तरफ, तो वो हम बाद में करेंगे। बट दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज राइट नाउ इंपॉर्टेंट टू अस, वो हम बाद में उसमें इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, नाउ डू यू नो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन? व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। सिमिलरली अब डेल्टा पी को लिखा जा सकता है एम डेल्टा वी। मास तो सेम ही रहता है, चेंज तो किसमें होता है? वेलोसिटी में तो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को क्या लिखा जा सकता है? तो यू विल सी दिस हैपनिंग सेवरल टाइम्स दैट द फोर्स इज रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात समझ आ रही है क्या? सुना भी होगा आपने पहले, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। हाँ, तो ये फोर्स जो भी लग रही होगी, दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ऐसे कुछ आपका फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप हम एक्सप्लॉइट करेंगे और यही हमारा रिलेशनशिप पूरे चैप्टर की बेसिक फाउंडेशन बनेगा। और ये मतलब चीजों को इसी बेसिस पे हम लोग कर रहे होंगे। So जैसे again just hear me out, I'll not do a lot of things, I'll end the class in next 10-15 minutes, so just listen to me carefully। जो भी चीजें करो, इंपॉर्टेंट चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें। अगर एक पर्सन को मैं एलिवेटर में खड़ा कर दूं और उस पे कुछ फोर्स देखी जाए, नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, तो नीचे की तरफ इस पर्सन पे कितनी फोर्स लगेगी? mg। ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगी ना। इस बार अभी तक तो हमारा एलिवेटर क्या कहते हैं, हमारा रेस्ट पे था। अगर इस बार एलिवेटर ही ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी दी? सो हमें बताना है फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। नाउ रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, पहली बात तो क्या होगी, ये आप समझो कि वो नॉर्मल फोर्स के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि वेइंग मशीन क्या चीज मेजर करता है? नॉर्मल फोर्स। वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स को मेजर करता है, उसको डिवाइड वगैरह करके मास वेट वगैरह निकालता है, वो बात अलग है, बट वो मेजर नॉर्मल फोर्स को करता है, इंटरेस्टिंगली। एंड देन अगर आप नोटिस करोगे तो देखना, नेट फोर्स इन द ऑब्जेक्ट n माइनस mg, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मस्ट बी इक्वल टू ma। ऐसे हम कुछ लिख सकते हैं विच बेसिकली सेज n की वैल्यू को हम लिख सकते हैं mg प्लस ma, विच इज m टाइम्स g प्लस a। इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ऑब्जर्व करना कभी भी एलिवेटर के अंदर, जब एलिवेटर ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता है एलिवेटर। डू यू फील सम एक्स्ट्रा फोर्स ऑन योर नीज? कुछ अलग से एकदम से ऐसे जर्क सा लगता है जो आपको ऐसा नीचे खींच रहा है, ऐसी कुछ फीलिंग आती है? नीज पे एक्स्ट्रा फोर्स लगने लग जाती है, इस वजह से लग रही होती है क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इनफैक्ट अगर आप रीडिंग लोगे वेइंग मशीन पे तो आपकी वेइंग मशीन की रीडिंग जो है बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वेइंग मशीन वेट नहीं मेजर करता, वेइंग मशीन मास नहीं मेजर करता, वेइंग मशीन एक्चुअली नॉर्मल फोर्स मेजर करता है। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये मत लिख देना कि नॉर्मल फोर्स मेजर करता है अपने स्कूल के रिजल्ट में। अभी भी जब आप बड़े होगे, जब 11वीं में आओगे तो अब नॉर्मल फोर्स के लिए बात है, अभी तो हम वेट की बात करते हैं, बट जब आप 11वीं में आओगे तो हमें पता चलेगा नॉर्मल फोर्स मेजर करता है
और नॉर्मल फोर्स हमेशा वेट के बराबर नहीं होती, कभी कभी अगर रेस्ट पे हो तो वेट के बराबर है वो फोर्स, बट अगर एक्सेलरेट कर रहे हो तो देखो बढ़ गई है वैल्यू। तो मैं तो जब अपना वेट मेजर करवाता हूं ना तो एक एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में खड़ा हो जाता हूं नीचे की तरफ जाती हुई, क्योंकि इन दैट केस जो नॉर्मल फोर्स आता है वो आता है m टाइम्स g माइनस a, और मेरा वेट क्या हो जाता है फिर कम हो जाता है। तो वेट लूज करने का बेस्ट तरीका, गेट इट मेजर्ड व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपने आप वेट लूज हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर एक्सेलरेशन को बढ़ाते 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 नीचे वाले एक्सेलरेशन को g के बराबर कर दिया तो कितना वेट हो जाएगा, जो नॉर्मल फोर्स है अगर a g के बराबर हो गया तो नॉर्मल फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। नॉर्मल फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। मतलब समझ आ रहा है इस बात का, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है यू विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द एलिवेटर। समझ नहीं आई भी बातें? यू विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द एलिवेटर का क्या मतलब है कि जो एलिवेटर है आपको ऐसा लगेगा जैसे एस्ट्रोनॉट आपने देखे कभी स्पेस शटल में, कभी जो स्पेस में होते हैं तो वो हाँ हवा में फ्लोट करते हैं ना, कोई ग्रेविटी नहीं होती ना, नीचे नहीं जा रहे होते ना, एग्जैक्टली ऐसा महसूस करने वाले हो। तो अगर जैसे किसी का मन है एस्ट्रोनॉट बनने का बट अब नासा वासा में जा नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप एक एलिवेटर में बैठ जाओ और एलिवेटर के ऊपर से स्ट्रिंग को कटवा देना किसी से, एलिवेटर जाएगा नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, फ्री फॉल में आ जाएगा एलिवेटर, उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा, एंड you will start feeling exactly like the person in the space shuttle, एस्ट्रोनॉट जो फील करते हैं एग्जैक्टली आप ऐसा फील करेंगे। वो बात अलग है कि थोड़ी देर बाद वो एलिवेटर जमीन को टकराएगा और फिर यू माइट नॉट फील दैट ग्रेट, बट कोई बात नहीं, 2 सेकंड के लिए तो काफी अच्छा फील हुआ होगा। हाँ, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात, ए को जी से भी ज्यादा बढ़ा दो, सपोजली नीचे खींच लो एलिवेटर को, ए को जी से ज्यादा बढ़ा दो, पता है क्या हो जाएगा, आपका सर ऐसे जाके टकरा जाएगा और अब आप पे ऊपर की उल्टी फोर्स लगने लगेगी। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट वॉकिंग लाइक दिस इन द एलिवेटर। ये बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा आपको, बट एक्चुअली में ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आई एम गोइंग टू प्रूव दिस टू यू कि जैसे अगर ये ब्रिज है एक, उस ब्रिज के ऊपर एक फॉर्मूला 1 कार को आप ऐसे चला सकते हो। ये ब्रिज के ऊपर नहीं है, ब्रिज के नीचे है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि फॉर्मूला 1 कार में भी कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, कुछ कुछ ऐसी फीलिंग होती है, बट चलो दैट्स अ सेपरेट पॉइंट, उस पर भी नहीं घुसते हैं, बट हाँ मतलब अगेन, बट दैट्स फाइन। आर वी ओके अबाउट दिस? Yes, so we're going to talk about this, all these things. So that's basically the idea. So basically न्यूटन सेकंड लॉ में कुछ ऐसी चीजें हम लोग बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है, let me just do this and then I will leave you guys. ठीक है, जैसे अगेन हमारे पास ये 2 ब्लॉक्स हैं अभी, एक 6 kg का ब्लॉक है, एक 4 kg का ब्लॉक है। अब हम क्या करें कि इधर से 120 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, इधर से 60 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। आपसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बच्चों? एक्सेलरेशन निकलने में कुछ बहुत बड़ा पंगा नहीं है। आप यहाँ पे इसे एक 10 kg का ब्लॉक मान लेना और इधर 120 फोर्स लग रही है, इधर 60 लग रही है, और अब आप क्या कह लेना कि 120 माइनस 60 इज इक्वल टू, इसका एक्सेलरेशन मान लो इधर है, इज इक्वल टू 10 into a, विच टेल्स मी कि a की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 120 माइनस 60 60 हो जाएगा, 60 by 10 इज 6, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया इस ब्लॉक का, इन दोनों ब्लॉक्स का। ये समझ आई बात क्या? बड़ा सिंपल ही है ना, नेट फोर्स देख लिया हमने, डिवाइड बाय मास कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया, तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें। हाँ बच्चों, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा, इसमें एक और पार्ट है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। ये कैसे निकलेगी ये बताओ?
नॉर्मल फोर्स कैसे निकालें ब्लॉक्स के बीच की? नॉर्मल फोर्स कैसे निकाल सकते होंगे? क्या करेंगे? इंडिविजुअल एफबीडी बना ले दोनों ब्लॉक का। तो दोनों ब्लॉक है उनका इंडिविजुअल एफबीडी बना लेंगे। उनका इंडिविजुअल एफबीडी बनाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे एक 6 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे एक 4 kg का ब्लॉक है, और इस 6 kg के ब्लॉक में इधर 120 न्यूटन फोर्स होगी, और इधर 4 kg वाले ब्लॉक पे हम 60 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं। समझ रहे हैं ना हम इस बात को? अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम अब एक नॉर्मल फोर्स मान लेते हैं, इस पे इधर लग रही होगी, इस पे इधर लग रही होगी, ऐसे नॉर्मल फोर्स अज्यूम कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे। क्यों लगा रहे होंगे नॉर्मल फोर्स? ये समझो भाई, इधर 120 लगा तो ये क्या चाहता है? ये तो निकलना चाहता है 4 kg के थ्रू, और इस 4 kg में 6 kg 16 एक दूसरे के थ्रू पेनिट्रेट करके निकलना चाहते हैं ना। बट नॉर्मल फोर्स इनको एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देगी, है ना बच्चों? हाँ, नाउ अब हम लोग जो देखेंगे इसे, अब इसका एक्सेलरेशन कुछ मार्क कर देना, सॉरी एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है, तो अगर हम जब नोटिस करेंगे इसे तो हम बोल सकते हैं 120 माइनस n इज इक्वल टू 6 इंटू ए की वैल्यू को यहां डाल दिया जाएगा। 120 माइनस n इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36, n की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 36, एंड दैट इज इक्वल टू कितना? 120 माइनस 36 कितना होगा? 84 न्यूटन। तो जो नॉर्मल फोर्स है यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 84 न्यूटन आ जाएगी। तो इनके आपस का नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हो। क्या जरूरी है 6 kg वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिखना? नॉट नेसेसरली। आप 4 kg वाले की भी इक्वेशन लिख सकते थे। 4 kg वाले की इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप? 4 kg वाले की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इधर n है, इधर एक्सेलरेशन ये n और 60, तो n माइनस 60 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, और यहां से भी n की वैल्यू निकालते तो 84 न्यूटन ही आती है। ऑब्वियस सी बात है, कान को ऐसे पकड़ो या फिर कान को ऐसे पकड़ो, कान ही तो पकड़ रहे हो, सेम ही तो आएगा। मतलब गॉट द लॉजिक राइट? आंसर तो ऑब्वियसली हमारा सेम ही आना चाहिए इस केस में भी, ऐसे भी। ठीक है, ये समझ आई बात? अगेन नॉट समथिंग टू अंडरस्टैंड टू पर से, बट आई एबल टू फील कि हम कैसी चीजें कर रहे होंगे 11वीं में। हाँ, ऑब्वियसली वी विल बी डूइंग दिस इन मच फाइनर डिटेल। हर जगह आपको बहुत सारा टाइम दूंगा मैं, सब कुछ बहुत अच्छे से करने वाले हैं हम लोग, बट द आइडिया इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन 11th 12th। ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट दे सीम टू बी लॉट, क्योंकि ये आई हैव डन इफेक्टिवली, मैंने 3-4 चैप्टर करा दिए हैं अभी तक जो 11वीं में आने वाले हैं। ऑब्वियसली वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए, चैप्टर का अभी हमने 2-3% ही टेक केयर किया है, बट द आइडिया इज कि वी विल अंडरस्टैंड इट व्हेन थिंग्स हैपन एग्जैक्टली। हम जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे चीजों को तो वी विल बी एबल टू डू देम। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं व्हेन वी कम इन 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आइडिया ये है कि जो मैंने अभी आपको कराया इसे अच्छे से कोशिश करते हैं हम करने की, समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट जब आप दोबारा से इसे करने वो लगो आगे, मतलब तो आपको एग्जैक्टली आप बहुत अच्छे से पकड़ लो। अभी हम कोशिश करेंगे कि हमें समझ आएगी क्या हो रहा है, हम फीलिंग जनरेट करते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ कर रहे हैं हम लोग, ये कुछ इक्वेशन बना रहे होंगे, ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, वी वांट टू जनरेट दैट फीलिंग। समझ रहे हो? ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं कि अगर आपको एक ब्रिज के अंदर से ऐसे जाना है तो कितनी वेलोसिटी से जाओ ताकि आप उस ब्रिज का कॉन्टैक्ट लूज ना करो। वी आर गोइंग टू डू दीस क्वेश्चंस एक्चुअली में। ठीक है, तो डोंट वरी, वी विल बी डूइंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो, सो दैट्स बेसिकली द आइडिया। सो ठीक है, इज इट ओके गाइस? समझ आ रहा है हमने क्या किया है अभी? ठीक है, सो लेट अस नॉट डू अ लॉट ऑफ टॉर्चर।